नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग रेता सिंह। आज हम बात करने वाले हैं प्रिमकाउ डॉक्ट्रिन के बारे में, जिसने सोवियत यूनियन के डिफीट के बाद जो रूस की खोई हुई पहचान थी उसको वापस दिलाया। ये जो डॉक्ट्रिन है वो पूर्व रशियन प्राइम मिनिस्टर येवगेनी प्रिमकाउ की देन है, जिसने रूस की विदेश नीति को पश्चिम के प्रति जो झुकाव दिखाया गया था आफ्टर डिफीट ऑफ सोवियत यूनियन, उसके बाद से खुद को पश्चिम की जो जो भारत जो रूस पश्चिमी देशों का एक पिछलग्गू देश बन गया था, उससे स्वतंत्रता पाई और एक शक्तिशाली दिशा में अपने आप को आगे बढ़ाया। यह वही डॉक्ट्रिन है जिसने व्लादिमीर पुतिन की मौजूदा जो कूटनीति है उसकी नींव रखी, जिसने अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती दी और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की वकालत की। ठीक है, सबसे पहले हम कोल्ड वॉर पर देखेंगे। तो कोल्ड वॉर जो था वो 50 सालों तक दुनिया की जो दो महाशक्तियां थी उनके बीच में एक एक आइडियोलॉजिकल वॉर थी, जो कि कभी भी हॉट नहीं हुई। इसमें जो यूएसए था और यूएसएसआर था उनके बीच में यह राइवलरी 50 सालों तक चलती रही। इस प्रक्रिया में इन दोनों देशों के बीच में जो न्यूक्लियर दौड़ है, जो न्यूक्लियर रेस है वो चली। और इन दोनों देशों ने जो है वो अलग अलग गुट का निर्माण किया, दो मिलिट्री गुट्स बनाए, जिसमें एक था नेटो जिसको यूएसए जो था वो लीड कर रहा था, और इसमें जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं वो शामिल थीं, और जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने वार्सो पैक्ट बनाया जिसको यूएसएसआर जो है वो लीड कर रहा था। और ये 1960s का जो पीरियड था, इस टाइम पीरियड में जो कोल्ड वॉर है वो काफी पावरफुल हो चुका था, काफी जो इंटेंस सिचुएशन थी। कई बार ऐसा लग रहा था कि अब लगता है कि इन दोनों देशों के बीच में, इन दोनों गुटों के बीच में वॉर है जो हो सकती है। लेकिन 90s तक आते आते जो यूएसएसआर था उसकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी वो फेल हो जाती हैं, और जो जो यूएसएसआर था वो लगभग लगभग 15 छोटे छोटे कंट्रीज में बिखर जाता है, और उसके उत्तराधिकारी के रूप में जो रूस है वो इमर्ज होके आता है। तो जो सोवियत यूनियन का जो इकोनॉमिक पॉलिसी था उसको जो है वो कैपिटलिज्म ने डिफीट कर देता है। और बहुत सारे जो जब जब इकोनॉमिक पॉलिसीज फेल हो जाती हैं तो जो लास्ट सोवियत यूनियन के जो लीडर थे मिखाइल गोर्बाचेव, वो पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट जैसी इकोनॉमिक सुधार जो हैं, कुछ फ्रीडम देने की बात करते हैं। सो यूएसएसआर में जो पाबंदियां थी उसमें ढील देने की कोशिश करते हैं, और लिबरलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो यूएसएसआर में लाई जाती है, जिसकी वजह से जो बाल्टिक नेशन थी जो पहले से ही आज़ादी की मांग कर रही थी, यानी ये बाल्टिक नेशन यूक्रेन जैसी जो कंट्रीज थी जो कि पार्ट हुआ करती थी यूनियन का, उन लोगों में भी जो नेशनलिज्म की जो भावना है वो आती है, जिसके बाद वो अपने आप को आज़ाद कर लेते हैं। और 1990 में ही इन दोनों रिफॉर्म के बाद, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट के बाद, जो बर्लिन की वॉल थी जो कि एक सिंबल थी कोल्ड वॉर का, उसको भी तोड़ दिया जाता है। और 1991 में जो है वो फाइनली जो यूएसएसआर है वो पूरी तरीके से टूट जाता है। तो जो यूएसएसआर था वो एक फॉर्मल एम्पायर था जिसकी एक आइडियोलॉजिकल लेजिटिमेसी थी, जो कि मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म से गाइड होती थी, यानी एक कम्युनिस्ट कंट्री थी जो कि कम्युनिस्ट विचारों से गाइड हुआ करती थी। और जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हुआ करती थी, जिसमें पोलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया जैसी जो कंट्रीज हैं, वहां पे उनका मिलिट्री कंट्रोल था। वहां पे यूएसएसआर की जो मिलिट्री थी वो प्रेजेंट थी आफ्टर डिफीट ऑफ नाजीज। और जो यूनियन थी उन पे भी उनका डायरेक्ट अथॉरिटी हुआ करती थी। जो 15 यूनियंस थे, चाहे उसमें कजाकिस्तान और सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, अजरबैजान, आर्मीनिया, या फिर बाल्टिक नेशन, यूक्रेन, बेलारूस, ये सारी कंट्रीज थी, वहां पे डायरेक्ट अथॉरिटी थी सोवियत यूनियन का। और जो फॉरेन पॉलिसी थी वो आइडियोलॉजिकल एक्सपांशन पे, यानी सोशलिज्म का प्रसार करना, दुनिया भर में जो देश हैं, जो नई नई कंट्रीज आज़ाद हो रही हैं, कॉलोनियलिज्म का विरोध करना, और जो नई नई कंट्रीज आज़ाद हो रही हैं वहाँ पे जो आइडियोलॉजी है सोशलिज्म का उसको एक्सपांड करना, उसको फैलाना, और इन्फ्लुएंस की बात ना करके डायरेक्ट कंट्रोल करना, डायरेक्ट कंट्रोल की वकालत करना, ये फॉरेन पॉलिसी की जो महत्वपूर्ण एक लॉजिक था यूएसएसआर का वो था। और जो वार्सो पैक्ट था वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था सोवियत यूनियन को, वैसे ही जैसे जो नाटो था वो प्रोवाइड करता था वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को। और उस टाइम पीरियड में जो दुनिया थी वो बाइपोलर थी, इसलिए जो फॉरेन पॉलिसी थी वो दुनिया में कहीं ना कहीं से जो यूएसएसआर और यूएसए के बीच में जो कोल्ड वॉर चल रहा था उससे इन्फ्लुएंस हुआ करती थी। तो 1991 में क्या होता है कि जब रसिया जो है वो यूएसएसआर का सक्सेसर स्टेट बनता है, उसके बाद जो रूस है वो कई सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको फेस करता है।
क्योंकि जब सोवियत यूनियन का विघटन होता है, उसके बाद जो सुपर पावर का स्टेटस था, वो रूस जो है उसको खो देता है। और जो अलायंस वाला सिस्टम था, जो ट्रीटीज थी, जो अलायंसेस थे सोवियत यूनियन के, वो भी पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाते हैं, जिसको इनहेरिट नहीं कर पाता है रसिया। और जो इकोनॉमिक क्राइसिस थी, उसने जो रूस है उसको वेस्टर्न एड पे पूरी तरीके से डिपेंड बना देता है। यानी जो क्राइसिस आया था 1991 के डिफीट के बाद रूस में, उससे जो रूस है वो पश्चिमी देशों के काफी करीब चला जाता है। और जो नाटो था, हालांकि वॉर्सो पैक्ट खत्म हो जाता है, जो यूएसएसआर है वो डिफीट हो जाता है, उसमें जो कंट्रीज हैं वो खत्म हो जाती हैं। तो जो खतरा था पश्चिमी देशों को, वो खत्म हो जाता है। उसके बावजूद भी उन्होंने जो नाटो था उसका विघटन नहीं किया, और उसको न केवल जीवित रखा, बल्कि जो जो रूस था, रूस के बॉर्डर तक उसका एक्सपांसन वो करते रहे। और जो फॉर्मल सोवियत रिपब्लिक्स हुआ करती थी, यानी जो 15 कंट्रीज निकली थी, उनके साथ भी जो रूस के संबंध थे वो अच्छे नहीं थे। कहीं न कहीं उनके अंदर ये भावना थी कि जो रूस है वो दोबारा से जो यूनियन है उसको बनाने की कोशिश न करे, दोबारा से उन्हें अटैक न करे। इसी वजह से जो बाल्टिक कंट्रीज थी वो भी यूरोपियन यूनियन में शामिल हुई और नाटो में शामिल हुई। तो रूस को रियलाइज हो जाता है 1990s में ही कि कोऑपरेट करेंगे अगर हम वेस्ट के साथ, इसका मतलब ये नहीं है कि जो वेस्ट है वो हमें रिस्पेक्ट करेगा, हमें गारंटी देगा सिक्योरिटी की। नहीं, क्योंकि डिफीट के बाद, यूनियन के विघटन के बाद, जो रूस है अपने आप को पूरी तरीके से अलाइन करने की कोशिश करता है वेस्टर्न कंट्रीज के साथ। तो 1991 से 1996 के बीच में जो कोजिरेव थे, जो कि येल्त्सिन के अंडर फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे, उनकी फॉरेन पॉलिसी जो थी वो मेनली जो वेस्टर्न ओरिएंटेशन है उस पे आधारित थी। वो बिलीव करते थे कि जो रूस है वो अपने आप को, जो वेस्टर्न लेड वर्ल्ड ऑर्डर है, जो इसको यूएस जो लीड कर रहा है, न केवल उनकी लीडरशिप को एक्सेप्ट करेंगे, बल्कि जो रूस है वो अपने आप को पूरी तरीके से जो वेस्टर्न बिलीफ है उसमें इंटीग्रेट करेगा। और जो रूस और जो नाटो है उसको, उसके रोल को भी जो रूस है वो एक्सेप्ट करेगा। और इकोनॉमिक जो लिबरलाइजेशन है उसको भी रूस करने के लिए तैयार होता है अंडर द वेस्टर्न गाइडेंस। तो रूस को इस वेस्टर्न अलाइनमेंट की तरफ, जो वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ जो ओरिएंटेशन है, उससे ये उम्मीदें थी कि रूस को इकोनॉमिक एड मिलेगा, इन्वेस्टमेंट मिलेगी, और उसको इक्वल पार्टनरशिप के रूप में देखा जाएगा, इक्वल पार्टनर के रूप में देखा जाएगा। और जो वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें भी इंक्लूड किया जाएगा तथा उसको सिक्योरिटी की गारंटी दी जाएगी। लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग होती है। जो नाटो है वो अपना एक्सपांसन जारी रखता है ईस्टवर्ड। रूस को जो है वो जो की डिसीजन थे उनसे भी बाहर रखा जाता है। और जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए थे सोवियत यूनियन के डिफीट के बाद रूस में, वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाते हैं। वहां पे इन्फ्लेशन आता है, कैओस मचता है वहां पे, और सिविल वॉर जैसी हालात वहां पे थे। ऐसा लग रहा था कि कभी भी कू हो सकता है। कोशिशें भी की गई थी, फेल्ड अटेम्प्ट हुए थे बहुत सारे। तो रूस को ये उम्मीदें थी कि उसको इक्वल पार्टनर के रूप में देखा जाएगा, लेकिन उसको एक जूनियर पार्टनर के रूप में ट्रीट किया जाता है। तो ये जो कोशिशें थी रूस की कि वो अपने आप को अलाइन कर लेगा जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस हैं, वो पूरी तरीके से, ये अप्रोच था वो पूरी तरीके से फेल हो जाता है, जिससे कहीं ना कहीं जो रशियन इंटरेस्ट है उसको हर्ट होता है। और यही यही जो घाव थे वो बाद में रूस को पश्चिमी देशों से काफी अलग कर देते हैं। यहीं से जो रूस है उस वो अपने आप को पूरी तरीके से और जो वेस्टर्न कंट्रीज थी उनसे अलग करते हुए दूसरी राह पकड़ता है, और जो दुनिया की और जो सारी कंट्रीज हैं उनके साथ अलाइनमेंट, ट्रीटीज और जो संबंध है वो अच्छे करने की कोशिश करता है, जिसको ही अल्टीमेटली प्रीमिकॉ डॉक्ट्रिन कहा जाता है। तो प्रीमिकॉ डॉक्ट्रिन क्या है? तो प्रीमिकॉ डॉक्ट्रिन एक फॉरेन पॉलिसी फ्रेमवर्क है जो कि येवगेनी प्रीमिकॉव के अंदर, जो कि रूस के प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर भी थे, उनके अंदर लाया गया था। हालांकि जब लाया गया था तो प्रीमिकॉव जो थे वो फॉरेन मिनिस्टर थे रूस के। तो प्रीमिको डॉक्ट्रिन जो है वो एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट था प्रो वेस्टर्न अलाइनमेंट से एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ, जिसमें जो यूएसए है उसको कहीं ना कहीं से काउंटर बैलेंस करेगा रूस। और जो रूस है वो वो भी एक पावर के रूप में इमर्ज होगा। जो रूस है वो चाहता था कि उसको भी एक पावर सेंटर के रूप में माना जाए। और रूस जो है वो बहुत सारी जो कंट्रीज हैं जिसमें चाइना और इंडिया जैसे जो कंट्रीज हैं उनके साथ अलायंसेस बनाएगा और बैलेंस करने की कोशिश करेगा यूएसए को। और रूस शुड नॉट बी अ जूनियर पार्टनर ऑफ वेस्ट। तो यहीं से जो रूस है उसका रास्ता जो पश्चिमी देश है उससे अलग होता है। तो प्रेमिको डॉक्ट्रिन की जरूरत क्यों थी?
पहला कारण है जो रूस है वो रिस्टोर करना चाहता था अपने ग्रेट पावर के स्टेटस को। क्यों? जो रूस है उसका बहुत पहले से ही, सदियों से ही यूरोप के मामलों में काफी हस्तक्षेप रहा। एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में यूरोप जो रूस जो था वो था। चाहे वो नेपोलियनिक वॉर हो, वहां पे भी इन्फ्लुएंस रहा, वहां पे भी एक महत्वपूर्ण रोल था रूस का। क्रीमियन वॉर्स ले लीजिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो हर जगह एक ग्रेट पावर के रूप में, एक महत्वपूर्ण पावर के रूप में जहाँ पे उसकी रिलेवेंस थी। तो रूस को लगता था कि अब जो है, अब जब डिफीट हो जाता है सोवियत यूनियन, तो उसका जो ये पावर है वो खत्म ना हो जाए, और एक जो रूस एक जूनियर पार्टनर के रूप में ना बन जाए। तो इसलिए जो ये प्रेमिको डॉक्ट्रिन है वो रूस के द्वारा एक्सेप्ट करी जाती है। और रूस चाहता है खुद को प्रिवेंट करना वेस्टर्न डोमिनेशन से। रूस नहीं चाहता कि दुनिया में सिर्फ एक महाशक्ति हो। रूस चाहता है कि दुनिया में कई सारी जो शक्तियां हैं वो रहें, जिसमें रूस, चाइना, इंडिया और ब्राज़ील जैसी जो कंट्रीज़ हैं वो भी जो पावर हैं वो को शेयर करें। और जो रूस का जो सिक्योरिटी का इंटरेस्ट था नेबरहुड में, उसको भी प्रोटेक्ट करना एक महत्वपूर्ण कारक था। और रूस चाहता था कि रूस को ज़रूरत भी थी एक फॉरेन पॉलिसी विजन का, क्योंकि जो आइडियोलॉजी की जो वॉर थी वो तो ख़त्म हो चुकी थी और सोवियत यूनियन के विघटन के बाद थी। तो जो कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी थी वो कहीं से भी काम करने वाली नहीं थी। इस वजह से रूस को एक नई फॉरेन पॉलिसी विजन की ज़रूरत थी। तो ऐसा कहा जाता है कि जो रूस है, अगर वो इस डॉक्ट्रिन को एक्सेप्ट नहीं करता तो हो सकता था कि वो एक सेकेंडरी पावर ही बन के रह जाता। तो दुनिया जो थी डिफीट होने के बाद सोवियत यूनियन के एक यूनिपोलर वर्ल्ड बन जाता है दुनिया में, जहाँ पे सिर्फ एक महाशक्ति एक महाशक्ति के रूप में अमेरिका ही बसता है। तो 1990s तक, मिड 1990 तक आके जो दुनिया है वो सोल सुपर पावर बन जाता है। और नाटो जो है वो यूगोस्लाविया में इंटरवेंशन करता है बिना यूएन की अप्रूवल के। न केवल वेस्ट बोस्निया और कोसोवो में, बल्कि बहुत सारी जो कंट्रीज हैं वहाँ पे अपना जो मन माना है वो करना शुरू कर देता है अमेरिका ने। और जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कि पूरी तरीके से जो वेस्टर्न इंटरेस्ट है उसको सर्व करते हैं। तो जो रूस है उसको रियलाइज हो जाता है कि बिना पावर के कोऑपरेट नहीं किया जा सकता। यानी बिना शक्ति के अगर आप सहयोग की बात करते हैं तो पूरी तरीके से इररिलेवेंस है। इसलिए जो प्रीमिको डॉक्ट्रिन था वो एक करेक्टिव रिस्पांस था किसको? यूएस की हेजमेनी को। यूएस लेड जो यूनिपोलर वर्ल्ड बना था उसको, और जो नई वर्ल्ड ऑर्डर बना था उसको। तो ये विज्ञानी प्रेमिका कौन थे? ये विज्ञानी प्रेमिका एक केजीबी इंटेलिजेंट चीफ थे जो कि रिटायर हो चुके थे। और इनको मिडिल ईस्ट के मामले में काफ़ी एक्सपर्ट माना जाता था, और एक रियलिस्ट थिंकर थे जो कि बिलीव करते थे बैलेंस ऑफ पावर में, न कि आइडियोलॉजी में। इनका जो वर्ल्ड व्यू था वो काफ़ी ब्रॉडर था, और ये बात करते थे कि सोवरेंटी से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, और अलायंसेस को एक टूल माना जाता है, न कि मोरल कमिटमेंट जो पॉलिटिक्स में काम आती है। और जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो गुडविल से नहीं चलती बल्कि पावर से चलती है। तो एक रियलिस्ट माइंडसेट के आदमी थे जिन्होंने इस डॉक्ट्रिन को सेव करा था। जो प्रीमिकॉव को माना जाता है फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न फॉरेन पॉलिसी, आइडियोलॉजिकल गॉड फादर भी माना जाता है, क्योंकि 1999 का जो अटलांटिक यू टर्न हुआ था उसको काफ़ी सेलिब्रेट किया जाता है रूस में, क्योंकि ये पहला इंसिडेंट था, एक सिंबॉलिक जेस्चर था जो कि संकेत देता है वेस्टर्न कंट्रीज को कि जो रूस है वो अपना जो रास्ता है वो अलग बनाएगा और एक पिछलग्गू देश नहीं बन के रहने वाला है। अटलांटिक यूटर्न में ये हुआ था कि प्रीमिको जो थे वो वाशिंगटन जा रहे थे, तभी उनको पता चलता है कि जो नाटो है वो सर्बिया में, युगोस्लाविया जो है वहाँ पे बॉम्बिंग करनी शुरू कर दी है। तो वहीं से आधे रास्ते से ही अटलांटिक, मिड अटलांटिक से ही जो प्रीमिकॉव हैं वो अपने जहाज को मोड़ लेते हैं। तो ये सिग्नल था रूस का वेस्टर्न कंट्रीज को कि जो रूस है अब कहीं से भी जो पश्चिमी देशों का जो पिछलग्गू देश बन के रहा है वो अब नहीं रहने वाला है। और प्रीमकोव जो है उनको रसिया का हेनरी किसिंजर माना जाता है, और जो रूस की फॉरेन मिनिस्ट्री है उनके बाहर भी उनका एक स्टेटस है, एक मूर्ति है, एक प्रतिमा है। तो कहीं ना कहीं उनके कद को दर्शाती है। और जो प्रीमकोव है उनकी डेथ हो गई थी 2015 में। तो कोर प्रिंसिपल क्या है प्रीमिको डॉक्ट्रिन का? तो मैंने पहले ही बताया था ना कि जो प्रीमिको है वो बिलीव करते हैं कि दुनिया में एक सुपर पावर नहीं होगी। दुनिया में जो शक्ति है वो केवल एक के पास नहीं होगी, बल्कि कई कई जो शक्तियां हैं उनके बीच में जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, यानी दुनिया जो है वो मल्टीपोलर होगा। तो इनके डॉक्ट्रिन का जो पहला जो पिलर है वो है मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, दूसरा है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ऑफ रसिया, तीसरा है रसिया इज अ ग्रेट पावर।
यानी जो भले ही जो सोवियत यूनियन है उसका डिफीट हो चुका है, वो खत्म हो चुका है, उसके बावजूद भी जो रूस है वो एक सुपर पावर के रूप में, एक पावरफुल कंट्री के रूप में मानी जाएगी। और रूस का प्रयास होगा कि वो कहीं ना कहीं से रीअसर्ट करे अपने पावर को। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में रूस जो है वो रिजेक्ट करता है यूएस लेड यूनिपोलरिटी को, और प्रमोट करता है कि दुनिया जो है उसमें मल्टी पावर जो सेंटर्स हैं दुनिया में, जो शक्ति है वो कई सेंटर से डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, जिसमें रूस, चाइना, इंडिया और यूरोपियन यूनियन जैसी जो शक्तियां थी उनके पास भी जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो, वो कोऑपरेट उनको दिया जाए। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में मल्टीपोलरिटी जो है वो स्टेबिलिटी को गारंटी करती है, और यूनिपोलरिटी है वो डोमिनेंस को और इंटरवेंशन को दिखाता है, जो कि कहीं ना कहीं ये बात जो थी वो सही थी। और जो रूस है वो अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है उसको परस्यू करेगा, और जो रूस है वो ऑटोमेटिक अलाइनमेंट नहीं करेगा, चाहे वो नाटो हो, यूएस हो, या फिर वेस्ट वेस्ट के जो इंस्टीट्यूशंस है उससे। और जो रूस है वो एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, न कि वेस्ट का सैटेलाइट स्टेट। और जो रिस्टोरेशन ऑफ रसिया है उसको रीअसर्ट करना, ग्लोबल पॉलिटिक्स में रिलीवेंस बनाना, और जो जो रूस है वो कहीं ना कहीं कोशिशें करता है अपना जो इन्फ्लुएंस है वो यूरेशिया में, एशिया पैसिफिक में और मिडिल ईस्ट में बढ़ाने के लिए। तो ये डॉक्ट्रिन एक्सेप्ट करती है कि भले ही रूस जो है वो यूएसएसआर से कमजोर है, लेकिन कभी भी एक नॉर्मल स्टेट नहीं बनेगी, बल्कि एक सुपर पावर या फिर ग्रेट पावर के रूप में ही दुनिया जो है वो एक्सेप्ट करेगी रूस को। और इस प्रकार में जो भी रूस है वो कर सकता था वो करने की कोशिशें करता है, जिसको आने वाले टाइम पे व्लादिमीर पुतिन है वो एक्सपांड करते हैं इस आइडियोलॉजी को, और इस डॉक्ट्रिन को और भी प्रगाढ़ तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिशें करते रहते हैं। तो इस प्रिंसिपल का जो चौथा पिलर है वो है अपोजिशन ऑफ नाटो एक्सपांशन, पांचवा है यूरेशियन प्रायोरिटी, और जो छठवां है वो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नॉट अलायंसेस। तो जो प्रेमिको डॉक्ट्रिन है वो नाटो को कोल्ड वॉर के रैली के रूप में ही देखती है, और मानती है कि जो नाटो है वो रूस की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, क्योंकि रूस को प्रॉमिस किया गया था, हालांकि ओरली ही प्रॉमिस किया गया था कि हम 1991 के बाद एक्सपांड नहीं करेंगे, 1 इंच भी जो है वो ईस्टर्न कंट्री ईस्ट की तरफ नहीं प्रसार करेंगे नाटो ने। लेकिन नाटो ने इसको माना नहीं और उस वादे को तोड़ा, और उसका जो एक्सपांशन है वो जारी रहता है ईस्टवर्ड। इसलिए से जो रूस की फॉरेन पॉलिसी है उसका एक परमानेंट पिलर बन जाता है नाटो को अपोज करना। और यूरेशियन प्रायोरिटी में जो रूस है वो जो फॉर्मर रिपब्लिक्स हुआ करती थी उनमें काफ़ी उनके जो है वो स्पेशल इंटरेस्ट हैं, और उनकी जो सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कोशिश करता है रूस की वो अपने हाथों में ले। और उनका जो हिस्टोरिकल और कल्चरल टाइज है वो तो सभी लोग यही जानते हैं। तो रूस नहीं चाहता कि जो यूक्रेन हो गया या फिर जॉर्जिया हो गया या फिर सेंट्रल एशिया है वहां पे कोई भी इंटरफेरेंस करे, भले ही वो चाइना हो, उसको रूस जो है वो अनएक्सेप्टेबल मानता है। तो रूस जो है वो काफी सेंसिटिव है, जो यूरोशियन कंट्रीज हो गई, चाहे वो सेंट्रल एशिया हो गई, यूक्रेन हो गया, जॉर्जिया जैसी कंट्री हो गई। तो यही कारण है कि जो चीन है वो भी अपना जो इंटरफेरेंस है वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज में उसको काफी दबे पैरों से ही दिखाने की कोशिश करता है, सहयोग की कोशिश करता है। तो आज भी जो जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हो गई वो काफी सेंसिटिव टॉपिक है रशियन फॉरेन पॉलिसी के लिए। तो जो रूस है वो जो रिजिड अलायंसेस थे अब उसमें बिलीव नहीं करता, वो अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश करता है कि जो म्यूचुअल इंटरेस्ट है उनके बेस पे पार्टनरशिप किया जाए। और इसमें जो की फोकस है जो रसिया, चाइना और इंडिया जैसी जो कंट्रीज हैं उनके साथ जो रिलेशन है उस पे काफी काम किया जाए। तो यहीं से ही आता है प्रीमिकॉट ट्रायंगल के रूप में एक जो टर्म है, जिसमें जो रूस है, इंडिया है और जो चाइना है उसमें इनकी भी जो कॉपरेशन है वो बढ़ाया जाए। तो कहीं न कहीं से प्रेमिका जो डॉक्ट्रिन है वो कोशिश करती है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर है उससे अपने आप को दूर करके जो दुनिया की और जो सारी शक्तियां हैं उनके साथ दुनिया में जो शक्ति है उसका बंटवारा किया जाए, दुनिया में कई सारी जो पावर्स हैं उनके बीच जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो, दुनिया जो हो मल्टीपोलर बने, न कि एक हेजमेनिक यूएसए जो है वो डोमिनेट करे दुनिया को। और नई नई इंस्टीट्यूशंस बना जाए जो कि अल्टरनेटिव हो वेस्टर्न कंट्रीज के। तो प्रीमिका डॉक्ट्रिन से ही प्रीमिका ट्रायंगल यानी आरएसी कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है। जो प्रीमिका है वो प्रपोज करते हैं कि इन जो 3 कंट्रीज हैं रसिया, इंडिया और चाइना, इनको साथ में आना चाहिए, इनको कोऑपरेट करना चाहिए, जिससे वो यूएस का जो डोमिनेंस है उसको बैलेंस कर सके, और जो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन है उसको अवॉइड कर सके, और जो एशियन मल्टीपोलैरिटी है उसको प्रमोट कर सके। यही जो आइडिया था वो बाद में ब्रिक्स और संघाई एससीओ जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसी, वो इमर्ज होकर हमारे सामने आती हैं, जिसमें
जिसमें जो रूस है वो एक मिलिट्री पावर है, चाइना जो है वो इकोनॉमिक पावर है, और जो इंडिया है वो डेमोग्राफिक और रीजनल पावर है। तो प्रीमिकोव ट्रायंगल यानी आरआईसी जो है वो एक स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट था जिसको प्रीमिकोव ने ही 1998 में प्रपोज किया था, जिसमें रूस जो है वो ट्रांजिशन करता अपने आप को यूएस लेड यूनिपोलर वर्ल्ड से एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ। तो आरआईसी का ऑब्जेक्टिव क्या था? तो ये जो स्ट्रेटेजिक ट्रोइका बना था, ये कहीं ना कहीं से जो वेस्टर्न हेजमनी है उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए, और जो रसिया का स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है यूरेशिया में उसको इंश्योर करने के लिए आरआईसी का गठन किया गया था। आरआईसी को ही इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन माना जाता है। दो बड़ी जो ग्रुपिंग्स हैं, चाहे वो ब्रिक्स हो गया या फिर एससीओ हो गया। तो इसका आरआईसी का सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के लिए? आरआईसी जो है वो हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पे हम मल्टी अलाइनमेंट की बात कर सके, और इंडिया को एक स्पेशल और प्रिविलेज जो टाइज है रूस के साथ उसमें इंगेजमेंट करने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। तो चैलेंजेस क्या है इसमें? आरआईसी ग्रुपिंग्स में चैलेंजेस क्या है? पहला चैलेंजेस ये है कि जो रूस है, आरआईसी में जो रूस है वो काफी डिपेंड होता जा रहा है चाइना पे। दूसरा दूसरा जो चैलेंज है कि आरआईसी की ग्रुपिंग से अंदर ही जो कंट्रीज हैं उनके बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, जिसके रूप में हमें गलवान क्लैश देखने को मिला। दो कंट्री जो आरआईसी की जो ग्रुपिंग है उसमें दो कंट्री जो है आपस में लड़ रही हैं। और तीसरा जो चैलेंज है वो ये है कि जो इंडिया है अपना जो सिक्योरिटी टाइज है वो भी क्वाड के साथ बढ़ा रहा है। तो एक तरफ से क्वाड के साथ जो संबंध है, सिक्योरिटी टाइज है वो बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ जो रूस है उसके साथ भी संबंध बढ़ा रहा है। तो ये चैलेंज है। अब हम जानेंगे कि की पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट क्या है इस डॉक्ट्रिन के। तो इसमें डिप्लोमेसी है, वो पहली इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें जो रसिया है वो काफी अपना जो एक्टिव रोल है वो इन्वॉल्व खुद को इन्वॉल्व करता है एक्टिवली मिडिल ईस्ट में। जो मिडिल ईस्ट की जो टॉक्स होती हैं, पीस टॉक्स होती हैं, ईरान का जो न्यूक्लियर इशू है उसमें, और जो बाल्कन कंट्रीज हैं वहां पे इन्वॉल्व करता है अपने आप को। और जो एनर्जी है उसको एक टूल के रूप में यूज करने की कोशिशें रहती हैं रूस की, जिसमें जो रसिया है वो ऑयल और गैस की जो डिप्लोमेसी वो करता है, और अपने आप को कोशिश करता है कि वो अपनी जो एनर्जी डिपेंडेंस है उसको लागू करे कंट्रीज पे, जिससे उसको एक लिवरेज, एक अपर हैंड मिले। ये हमें जो यूक्रेन वॉर है उसमें भी देखने को मिला। मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में जो रूस है वो ध्यान देगा, जिसमें जो न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक डिटरेंस है उस पर फोकस रहेगा। जो आर्म्स एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाएगा रूस, और जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें भी वीटो का काफी प्रयोग करेगा, और जो यूनिलेटरल इंटरवेंशन है कंट्रीज में उसको जो रूस है वो अपोज करेगा। तो इसी डॉक्ट्रिन में एक काफी सिंबॉलिक मोमेंट आता है जब 1999 में जो प्रीमको है वो वॉशिंगटन जा रहे थे, तो उन्होंने जो मिड अटलांटिक ओशन से ही अपना जो प्लेन है वो वापस ले लिया। जब उनको पता चला कि जो नाटो कंट्रीज हैं वो बॉम्बिंग कर रही हैं युगोस्लाविया की, तो उन्होंने मिड एयर से ही अपना जो प्लेन है वो वापस ले लिया। एक सिंबलाइज करता था कि जो सबमिसिव जो डिप्लोमेसी है उसका एंड हो चुका है, और जो रसिया है वो अपनी जो डिग्निटी है उसको रीअसर्ट करने की कोशिश कर रहा है, और जो वेस्टर्न सेंट्रिक जो पॉलिसी अपनाया था आफ्टर डिफीट ऑफ यूएसएसआर, उससे जो नाता है वो पूरी तरीके से तोड़ लेता है रूस। तो ये जो इवेंट है उसको काफी महत्वपूर्ण माना जाता है रूस की हिस्ट्री में, क्योंकि जब येल्सिन की प्रेसिडेंसी थी तो उसमें जो रूस है वो एक पश्चिम का सैटेलाइट स्टेट बन गया था, और वेस्टर्न जो कंट्री थी वो जितनी भी डिमांड करती थी उसको रूस मान लेता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो प्रॉमिस करते थे कि वो रूस को फाइनेंशियल सपोर्ट देंगी। तो इसी इवेंट से जो प्रेमिको डॉक्ट्रिन है उसका जन्म होता है। तो जो व्लादिमीर पुतिन है उन्होंने भी जो प्रेमिको डॉक्ट्रिन है उसको आइडियलाइज करा, और जो पुतिन की जो फॉरेन पॉलिसी है वो पूरी तरीके से जो प्रीमको डॉक्ट्रिन है उनसे इंस्पायर्ड है। उन्हीं का ही कंटिन्यूएशन मान सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ हमें कंटिन्यूएशन के जो कैरेक्टर हैं वो देखने को मिलते हैं, और कुछ जो है उनको जो व्लादिमीर पुतिन है उन्होंने एक्सपांस करा था। जो कंटिन्यूएशन के पॉइंट्स हैं वो ये है कि व्लादिमीर पुतिन जो है वो भी मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर पे बिलीव करते हैं, वो भी नाटो को अपोज करते हैं, वो भी जो यूरेशियन कंट्रीज हैं उसमें उसके इंटीग्रेशन की बात करते हैं, और जो अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है चाइना के साथ उसको भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और काफ़ी जो रिश्ते हैं रूस और चाइना के वो काफ़ी स्ट्रांग हुए हैं टाइम के साथ ही। और जो एक्सपांशन में आता है वो, क्योंकि जो व्लादिमीर पुतिन है उनका जो स्ट्रांग मिलिट्री पोस्चर है वो भी हमें देखने को मिलता है। हाइब्रिड वॉरफेयर की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात करते हैं, और डायरेक्ट इंटरवेंशन की भी बात करते हैं, चाहे वो जॉर्जिया हो 2008 में, सीरिया हो 2015 में, जहाँ पे एक काफ़ी वायरल होता है क्लिप जिसमें जो रूस है और अमेरिका है दोनों आर्मी आमने सामने थी, हैंडशेक भी करते हैं आपस में। तो जो प्रीमिको डॉक्ट्रिन है, ठीक है,
तो जो पुतिन की आइडियोलॉजी है उसको ये माना जाता है कि इसको ये पुतिनिज्म है, और प्रिमिकॉ डॉक्ट्रिन प्लस पावर प्लस असर्टिवनेस को मिलाकर अगर कहा जाए तो वो व्लादिमीर पुतिन की फॉरेन पॉलिसी मिलती है। यानी प्रिमिकॉ डॉक्ट्रिन में अगर पावर और असर्टिवनेस को जोड़ दें तो वो व्लादिमीर पुतिन की आइडियोलॉजी है। अब हम बात करेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ द प्रिमिको डॉक्ट्रिन। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो आर्ग्यू करती हैं कि जो रूस है वो अपने आप को रिविजन कर रहा है, दोबारा से जो पुराने ख्याली पुलाव है सुपर पावर की उसको दोबारा से प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, और जो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर है उसको जो रूस है वो अंडरमाइन कर रहा है, और कहीं ना कहीं से जो अथॉरिटेरियन जो ब्लॉक है उसको इनकरेज कर रहा है। यानी चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया, रूस, ऐसे जो अलायंसेस हैं, एक्सिस हैं, वो बन रहे हैं। रूस के अंदर भी काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया प्रिमिको डॉक्ट्रिन को। इसमें ये कहा गया है कि जो रूस है उसको पहले इकोनॉमिक स्ट्रेंथ चाहिए, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को बिल्ड करना चाहिए, और जो रूस है वो रिस्क को कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्सटेंड कर रहा है। तो इस डॉक्ट्रिन की स्ट्रेटेजिक लिमिटेशंस भी थी, क्योंकि जो मल्टीपोलैरिटी है वो रूस से ज़्यादा कहीं ना कहीं जो चाइना है उसको फेवर करती है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि इसका एक इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट है वो ये था कि एनर्जी एक्सपोर्ट पे डिपेंड्स करना। इसकी वजह से क्या होता है कि जो रूस है उसकी इकोनॉमी पूरी तरीके से जो एनर्जी एक्सपोर्ट्स है उस पर डिपेंड हो जाती है, और चाहे एनर्जी एक्सपोर्ट्स हो, आर्म्स एक्सपोर्ट हो, ना कि वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज हैं वो कमाल कर पाती है। क्या प्रीमिको डॉक्ट्रिन ने वर्क किया रूस के लिए? तो शॉर्ट टर्म में काफ़ी सक्सेस मिला इसकी वजह से क्या हुआ कि जो रूस है वो अपना जो डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस है उसको शॉर्ट टर्म में बढ़ा पाता है, और जो इंडिया और चाइना है उसके साथ जो संबंध है वो काफ़ी अच्छे होते हैं, और अपने आप को जो रूस है वो प्रिवेंट कर पाता है वेस्टर्न डोमिनेंस से, और जो रूस का इन्फ्लुएंस है वो भी बना रहता है यूएसएन कंट्रीज पे। लेकिन इसका लिमिटेशंस भी कुछ थी। प्रीमिको डॉक्ट्रिन की वजह से जो रूस है वो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है वहाँ पे लैक करता है, और जो मिलिट्री पावर है वो काफ़ी वीक रहती है 1990s में, और ये पूरी तरीके से जो नाटो का एक्सपांसन था उसको भी नहीं रोक पाते हैं, और जो रूस है वो पूरी तरीके से एनर्जी एक्सपोर्ट्स और आर्म एक्सपोर्ट पर डिपेंड हो जाता है। तो अब क्वेश्चन था कि व्हाई द प्रीमिको डॉक्ट्रिन स्टिल मैटर्स टुडे? क्योंकि जो प्रीमिको डॉक्ट्रिन है वो एक्सप्लेन करती है, अगर हमें रूस और चाइना के बीच में जो नज़दीकियां हैं उसको समझना है तो वो हमें प्रीमिको डॉक्ट्रिन जो है वो एक्सप्लेन कर देगी, और रूस और नाटो के बीच में जो हॉस्टिलिटी चलती है उसको भी एक्सप्लेन करती है, और जो यूक्रेन और रूस के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उसको भी हम समझ सकते हैं प्रीमिको डॉक्ट्रिन को समझने के साथ ही। ब्रिक्स का एक्सपांशन समझना हो, रूस का बिहेवियर समझना हो यूनाइटेड नेशंस में, तो बिना प्रीमिको डॉक्ट्रिन के जो रूस की फॉरेन पॉलिसी है उसको हम नहीं समझ सकते हैं। अब हम जानेंगे कि शॉक थेरेपी क्या था। तो 1991 में रूस जो है वो नई कंट्री के रूप में सामने आता है। जो यूएसएसआर है उसकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो फेल्ड हो जाती है। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो रूस को सपोर्ट करने के लिए उससे ओवरनाइट ही अपनी इकोनॉमी को प्राइवेटाइजेशन करने की बात करते हैं, इकोनॉमी खोलने की बात करते हैं, वो भी बिना बिना किसी लीगल फ्रेमवर्क के। इसकी वजह से क्या होता है कि जो रूस है वहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन आता है, और वहाँ पे जो रातों रात जो है वो ओलिगार्क जो है वो पैदा हो जाते हैं, वो जन्म ले लेते हैं। ओलिगार्क्स कौन थे? जब जो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी उनको प्राइवेट किया गया, उनको कौड़ियों के दाम पे जो पैसे वाले लोग थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनको बेच दिया गया, जिनकी वजह से काफी जो पावर है वो ओलिगार्क्स के पास आ गई। यूएसआर के डिफीट के बाद जो रूस है वो अपने आप को कोशिश करता है कि वो इंटीग्रेट कर ले वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस के साथ, वेस्टर्न कंट्री के साथ, लेकिन ये जो इंटीग्रेशन है वो फेल हो जाता है, क्योंकि जो ट्रस्ट है उनकी काफ़ी डेफिसिट रहती है, उनकी कमी रहती है इन कंट्रीज के बीच में। क्योंकि जो रूस है वो उम्मीद करता है कि उसे एक बराबरी का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो एक डिफीट पावर के रूप में ट्रीट करती हैं, एक जूनियर पार्टनर के रूप में ट्रीट करती हैं, जो कि जो रूस है उसे अच्छा नहीं लगता। नाटो जो है वो कोल्ड वॉर के बाद जो वैक्यूम पैदा होता है उसके बावजूद भी अपने आप को जो वेस्टर्न जो रूस है उसकी तरफ एक्सपांशन जारी रखते हैं। जेम्स बेकर जो है उन्होंने कहा था, वर्बल इंश्योरेंस दिया था कि नॉट 1 इंच ईस्टवर्ड, हम एक भी इंच जो है वो पूर्व की तरफ एक्सपांड नहीं करेंगे नाटो को। लेकिन रूस जो है वो ओपन डोर की पॉलिसी को एक्सेप्ट करता है कि जो कंट्रीज भी नाटो में आना चाहती हैं वो आ सकती हैं। इन्हीं सारी जो फ्रिक्शंस के बीच में जो है प्रोमिको डॉक्ट्रिन जो है वो उसका जन्म होता है। इसके बाद जो जो इसके बाद से जो रूस है वो अपने आप को प्रायोरिटाइज करता है मल्टीपोलैरिटी की तरफ, यूरेशियन मल्टीपोलैरिटी की तरफ, न कि वेस्टर्न इंटीग्रेशन की तरफ। धन्यवाद।